हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा और आप अपने तैयारी में लगे होंगे। यूपी टेट के बाद अब इस समय सी टेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आज ही से सी टेट के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, अलग अलग स्लॉट में होने वाले हैं। सभी का अपना अपना होगा, किसी का जनवरी में होगा, किसी का भी 20 दिसंबर में है, अलग अलग डेट्स में होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इसी से संबंधित कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चंस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आपके एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करेंगे। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस हमारे YouTube चैनल को, जो कि ज्ञान सागर का YouTube चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट्स भी करेंगे, ताकि जिससे कि हमको ये पता चल सके कि हम कहाँ कमी हो रही है। क्योंकि इंसान कोई ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कमियां ना हो, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कमी हमसे छूट जाती होगी। तो उस कमी को हम अवश्य अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लाइक शेयर के साथ साथ सब आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देंगे और हम उसमें आगे उससे और बढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो पेडागॉजी से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चंस उसी पर बेस रहेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पेडागॉजी को सभी स्टूडेंट समझते होंगे, क्योंकि टेट हो या सी टेट या सुपर टेट, सभी एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। शिक्षा शास्त्र इसे हिंदी में कहा जाता है और शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी जो है वो एक प्रकार से शिक्षण अभिरुचि होती है, जो कि आपके अंदर मौजूद जो ज्ञान है और आप जो बच्चों को शिक्षित करने जा रहे हैं उसमें जो आपका अपना शिक्षण का जो तरीका है वो कैसा है ना, प्रयोगात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, किस तरह से जो है आप बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं और उनके बारे में आप कैसा सोचते हैं। तो उसी से संबंधित जो प्रश्न बना लिए जाते हैं तो वो शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबका इस पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हम आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। जैसा आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है ना। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसके अतिरिक्त क्या है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार है ना, उनको जो बच्चे के अंदर, जैसा कि हम नहीं चाहते कि बच्चे में ऐसा व्यवहार हो, है ना, चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो व्यवहार है वो वांछित हो, अर्थात वांटेड हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। हर एक माता पिता और शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे जैसा एक नियमानुसार, जिसे कहते हैं अनुशासन के रूप में बच्चे व्यवहार करें। तो उसके अनुसार हम क्या चाहते हैं कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना। मैं यहाँ पर जैसा कि देख पा रहा हूँ कि इसमें जो स्लाइड तैयार की है, थोड़ा सा जो है इसमें है कि आंसर पार्ट ऊपर ही चला गया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे समझेंगे। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो कारण क्या है, तो कारण ढूंढते हैं हम और ढूंढ करके उपचार का प्रबंध करते हैं, है ना। इन सब के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, क्या अभिभावकों को ध्यान में लाना, ऐसे व्यवहार की उपेक्षा करना, विद्यार्थियों को दंड देना या उत्तर का समर्थन नहीं करते हैं। तो बात कहेंगे कि जो आंसर इसमें से क्या होगा कि विद्यार्थियों को अवांछित व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति तो यही है कि बच्चे के अंदर जो व्यवहार है, अवांछित व्यवहार है ना, वो उसके कारणों को ढूंढना, है ना, और साथ साथ उसका उपचार का प्रबंध करना। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण में इसके लिए तरीका बताया जाता है। इसके लिए हमें करते हैं हम सबसे पहले जो कहते हैं निदानात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं, निदानात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, निदानात्मक प्रक्रिया अपनाते हैं जब हम बच्चे के व्यवहार के अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके उपचार का प्रबंध करते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम, उपचारात्मक
शिक्षण करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बच्चों में मौजूद जो कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनका हम इलाज करते हैं, उनको दूर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर पे जाएंगे क्या, अभिभावकों को ध्यान में लाना, ऐसे व्यवहार की उपेक्षा करना, विद्यार्थी को दंड देना, ओवरऑल क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये कि उत्तर का समर्थन नहीं करते हैं। तो आंसर डी सही होगा, शेष सही नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझेंगे कि बच्चों में जब भी कोई कमी हो, उस कमी को पहले हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक को ढूंढना चाहिए और फिर ढूंढ करके उसके अनुसार, जैसी कमी है उसके अनुसार उसका उपचार या इलाज करना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है, आप क्या करेंगे। जब कक्षा में छात्र देरी से आएगा तो आप क्या करेंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, है ना, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, है ना, उसे दंड देंगे, ठीक है, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत आसान सी बात है कि हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा जो है विद्यालय क्यों देर से आया, उससे कारण जानेंगे, उससे पूछेंगे कि आप स्कूल से देर से क्यों आए। सब अच्छा सा प्रश्न है और आसान भी है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला होगा हमारा किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो एक जो स्टूडेंट्स होता है, एक जो विद्यार्थी होता है ना, वो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है, विद्यार्थी जीवन में उसे आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर विद्यार्थी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो शिक्षा अधूरी होती है, उनके अंदर अनुशासनात्मक चीज़ें वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और बच्चा अगर अनुशासन में नहीं है तो फिर बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना एक तरह से बेकार होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ज़रूरी होता है, अगर हम इसको समझें तो शिक्षा को वास्तविक रूप में कैसे समझा जाएगा। शिक्षा तो हम देखेंगे कि इस संदर्भ में, है ना, तो बात करेंगे कि शिक्षक शिक्षा और छात्र क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है, और छात्र क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। इसके बीच में एक जो क्रिया होती है वो क्या होती है, शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान देता है, ठीक है, और शिक्षार्थी ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन साथ ही साथ शिक्षक क्या करता है, पहले क्या होता था, आदेश दिया जाता था और विद्यार्थी आदेश का पालन करते थे। क्या करते थे, आदेश का पालन करते थे। ठीक है, जब से शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है तो बच्चों को चीज़ों को बदला गया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो कोई भी बच्चा आदेश का जब दिए जाएंगे शिक्षक के द्वारा और छात्र उसका पालन करेंगे तो स्वाभाविक बात है आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन, आज्ञाकारिता, है ना। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता, तो आंसर होगा आज्ञाकारिता। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ चीज़ अब बदली है ना, तो ये इस चीज़ को हम बदलेंगे। ठीक है, और अब क्या है, अब होता है व्यवहार। ठीक है, अर्थात शिक्षक का जैसा व्यवहार होगा छात्र उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो बात है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और सीधे सीधे अब हम बात करते हैं कि अब बच्चे को ध्यान में रख करके उसको स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बच्चा जो है इस तरह से आज्ञा पालन तो वो करता ही है, लेकिन
अध्यापक के व्यवहार के अनुसार वो अपने व्यवहार को बदलता है। इसीलिए कहा भी गया है कि सीखना क्या है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। चलेंगे अगले की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट होगा तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न होगा, एक उत्तर बाल्यावस्था 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक उत्तर बाल्यावस्था जो कि बच्चे की बाद की अवस्था होती है ना, लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड में उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे की सबसे अधिक क्या होना अधिक संभव है? क्या कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई आना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति करना, अब और यहाँ की उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो बच्चे की ये जो आयु है, ये जो अवस्था है 12 से 14 वर्ष की, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। और जो ये अवस्था है ये पूर्व किशोरावस्था है। ठीक है, तो पूर्व किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं? विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, प्रेरकों के समन्वय में कोई कठिनाई बच्चों में नहीं आती। वयस्कों को खुश करने के बारे में उनको कोई टेंशन, दुश्चिंता मतलब टेंशन नहीं होती है। अब और यहाँ में उनकी रुचियाँ यानी पल पल में रुचियों का बदलना ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है? समकक्षी के अनुमोदन है ना के लिए बेचैनी। तो ये जो है उनके लिए अनुमोदन, वैसे अप्रूवल को कहते हैं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही दूसरा, तो अपने बराबर वालों के लिए बेचैनी होती है। ठीक है, समकक्षी के अनुमोदन का मतलब होगा अपने बराबर वाले के प्रति, अपने बराबर वाले के प्रति चिंता है ना। तो इसलिए आंसर होगा ये। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न होगा हमारा कि आपके अनुसार विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। आपके अनुसार, आप एक शिक्षक हैं, आपके अनुसार विद्यार्थियों को कब अनुशासन में रखा जा सकता है? अनुशासन की बात अभी हमने की थी। ठीक है, तो उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए तब, या विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, या आर्थिक दंड देकर, या अभिभावकों को सहयोग में ले करके। हम जानते हैं कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञानार्जन कराना बच्चों में, विद्यार्थियों को। लेकिन एक शिक्षक तभी अच्छे से ज्ञानार्जन करा सकता है, अध्यापन कार्य करा सकता है, जब वो अपने ज्ञान में निपुण हो। एक अध्यापक तभी अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है जब वो अपने ज्ञान में निपुण हो। तो जब शिक्षार्थी को अपने विषय के अनुसार ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? उसको क्या होगी? बौद्धिक संतुष्टि मिलेगी उसको। और जब बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त होगी तो वो क्या होगा? अपने आप क्या होगा? अनुशासन में रहेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ये। ध्यान रखने वाली बात ये कि कक्षा में अनुशासन रखने के लिए एक सफल शिक्षण बहुत ज़रूरी है। कक्षा में अनुशासन के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कक्षा में अनुशासन के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। कक्षा में अनुशासन के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। इसलिए जब बच्चों का बौद्धिक संतुष्टि होगी, जो वो लेने आए हैं वो उनको मिलेगा, तो कितना भी उदंडी बालक हो वो अपने आप जो है संयम में, नियम में रहेगा, क्योंकि उस कक्षा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और बच्चे ज्ञान का अर्जन
कर रहे हैं, तो इसलिए ये होगा। बाकी विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, अब तो वैसे भी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, बच्चों को नियम आ गए कि बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते हैं, तो ये सब बातें तो अब समाप्त हो चुकी हैं, है ना। आर्थिक दंड भी बच्चों को दे करके ऐसे नहीं ज़्यादा सुधारा जा सकता। यहाँ पर बात इन सब में ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सही जो है वो यही रहेगी, अब है ना। तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना शिक्षण कार्य जब करें तो वो प्रभावी हो और बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, आप सभी समझते होंगे, चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें आत्मसात होती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, चीज़ें आ जाती हैं बीच में, सब नॉर्मल बातें हैं। तो आप इसको समझते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि एक प्रभावशाली अध्यापक अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। अभी अभी हमने प्रभावशाली शिक्षण की बात की, तो एक प्रभावशाली शिक्षक होने के लिए क्या ज़रूरी है। किताबी पढ़ाई पर ध्यान देना, सामूहिक गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना और बच्चों के प्रश्नों से उत्पन्न तनाव को दूर करना। ठीक है, तो एक प्रभावशाली अध्यापक और अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा होना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट करें, सभी स्टूडेंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है, समन्वय जो है वो बना रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए कहेंगे कि एक शिक्षक को छात्रों के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहिए, है ना, तभी आपका शिक्षण कार्य क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आंसर पे जाएंगे कि प्रत्येक बच्चे के, यहाँ पर संपर्क लिखा हुआ है, होगा संपर्क, है ना, संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगर आप शिक्षक हैं और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में नहीं है, तो आप कक्षा में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनको आप समझ नहीं पाएंगे, और इस तरह से जो है आप जो क्लास आपकी डिस्टर्ब होगी, अनुशासनहीनता होगी कक्षा में, अनुशासन में रहें बच्चे। इसके लिए शिक्षण भी प्रभावी होना चाहिए, बच्चों के साथ संपर्क या इंटरेक्ट बच्चों के साथ करके चलना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा कारक अधिगम की प्रेरित की जगह पर याद रखिएगा, अधिगम को प्रेरित या अभिप्रेरित करने वाला है। तो कौन सा अधिगम को सीखने को अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, लर्निंग मोटिवेशन किसमें से आ रहा है, तो विफलता से बचने की प्रेरणा देना बच्चे को, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करना, बाह्य कारक प्राप्त, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई बच्चे के अधिगम को अभिप्रेरित कौन करेगा, कि जब तक गोल प्राप्त ना हो जाए तब तक बच्चा जो है कैसे चीज़ों को सीखेगा। तो एजुकेशन या शिक्षा की आवश्यकता हमें किससे पड़ती है, अभिप्रेरणा से, अनुभव से, इस तरह से जो है इन सारी चीज़ों से हम, तो इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, इनसे हम गोल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर इसको समझा जाए तो कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की किससे बनती है, आवश्यकता से। तो सबसे पहले बात करेंगे, शिक्षा के लिए ज़रूरी है अभिप्रेरणा, शिक्षा के लिए ज़रूरी है अभिप्रेरणा। ठीक, अभिप्रेरणा, नीड यानी आवश्यकता को जन्म देती है। और इसके साथ साथ क्या जुड़ा रहता है, अनुभव, शिक्षक का अनुभव और विद्यार्थी का अनुभव दोनों इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, नीड हमें इसकी तरफ ले जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, शिक्षण कार्य, शिक्षण प्रभावी हो। ठीक, और अंत में क्या होना चाहिए, लक्ष्य या गोल
लक्ष्य या गोल, है ना, प्राप्त करें। तो इस तरह से जो है जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि जरूरी है, और ये आती है अभिप्रेरणा से, आती है अनुभव से, शिक्षण प्रभावशाली होने से, और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये हमको प्राप्त होता है। चलेंगे, तो हमने देखा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि देना। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ, और अगला होगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी, यहाँ पर संवेदी होगा, ठीक है, संवेदी, है ना, गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबकी अवस्थाओं को लिख लेते हैं हम लोग। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वाली होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ये होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक, और ये होती है 15 से ऊपर, ठीक, और ये होती है कितनी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 9 से 11 वर्ष, ठीक। 15 या 15 से ऊपर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 11 से 15 वर्ष या इसके ऊपर। तो इस तरह से अमूर्त तर्क, जिसके जो कोई स्वरूप हमारे सामने ना हो, जो वस्तुएं ना हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, कल्पनात्मक, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, अमूर्त तर्क को क्या कहेंगे, कल्पनात्मक, कल्पनात्मक चिंतन, है ना। और चिंतन जैसे नैतिक लिखा ही है, कल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं इसे, हाइपोथेसिस। तो इस तरह से ये कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा यानी होगा, माना जाएगा, कौन सी अवस्था होगी, तो ये होगी औपचारिक, है ना, संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कैसी अवस्था होती है, कल्पनात्मक चिंतन की अवस्था होती है, या 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ये जीन पियाजे ने इसको समझाया। चलेंगे अगले की तरफ, और अगला प्रश्न होगा, एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह, एक शिक्षक और शिक्षिका का प्रयास क्या होना चाहिए, एक का प्रयास होना चाहिए कि प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखें, विद्यालय में अनियमित रहें, प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, नियत उत्तरदायित्व का निर्वहन मर्यादापूर्वक करें। तो स्वाभाविक बात है कि एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह नियत उत्तरदायित्व का निर्वहन मर्यादापूर्वक करें, है ना। इनके हाँ में हाँ मिला के क्या करिएगा, विद्यालय में अनियमित रहें, ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखें, ये भी बात सही नहीं है। सबसे सही है कि नियत उत्तरदायित्व का निर्वहन मर्यादापूर्वक करना चाहिए, जिससे कि एक शिक्षक दिखाई दे। शिक्षक के बारे में याद रखिएगा कि शिक्षक शिक्षा को अनुभव करता है, और उसके अनुभव से वो ज्ञान रूपी सुगंध को फैलाता है, और ज्ञान रूपी सुगंध जब फैलती है तो इससे शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है। इसीलिए इस आधार पर जॉन डीवी ने क्या कहा है, समझ लेते हैं भाई, है नहीं। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार क्या, शिक्षक समाज में, शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इतनी बड़ी बात कह दी है, इतनी बड़ी बात कह दी।
तो इस तरह से जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए नियत उत्तरदायित्व का निर्वहन मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। ये एक शिक्षक या शिक्षिका का उत्तरदायित्व है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एक अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कई प्रश्न ऐसे होंगे जो कि नहीं पर होंगे। तो एक अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? शीघ्र स्मरण करना, ये तो होना ही चाहिए। शीघ्र पहचान लेना, यह भी होना चाहिए। शीघ्र अधिगम कर लेना, यह भी होना चाहिए। शीघ्र विस्मरण यानी भूलना, विस्मरण माने भूलना, ठीक, जल्दी भूलना, ये इसका नहीं होना चाहिए लक्षण, इसलिए आंसर क्या होगा? यही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। प्राथमिक विद्यालयों में काम करने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 10+2+ BEd, 10+2+ JBT, 10+2+3+ BEd, 10+ JBT। तो ध्यान देंगे, ये क्या है? बीएड सभी को पता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है ना। तो ये जेबीटी क्या होता है? जेबीटी होता है जूनियर, है ना, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, जेबीटी क्या है? जेबीटी है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा यही, ठीक है, कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यक न्यूनतम योग्यता है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। 10+2 यानी इंटर और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, ये अगले बाकी कोई इसमें नहीं आएंगे। ये अलग बात है कि एलिजिबल ये भी हो जा रहे हैं, एलिजिबल वो भी हो जा रहे हैं। ये इसके बाद तो बीएड होता ही नहीं है, बीएड तो इसके बाद होता है, तो इसलिए ये, और इसके बाद जेबीटी नहीं होती है। तो 10+2+3 बीएड ये भी मान लिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जूनियर बेसिक ट्रेनिंग डीएलएड जिसे कहा जाता है आजकल, ये इसके लिए मान्य है। अगले की तरफ चलेंगे, और है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। बहुत अच्छी बात कही है ना, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शास्त्रीय कंडीशनिंग पर आधारित है। शास्त्रीय हो गया, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शास्त्रीय होगा, है ना। इनसाइड कंडीशनिंग या परीक्षण और त्रुटि, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो ये सब तो अलग अलग बातें हैं। मुख्य रूप से क्या है कि गलतियों से सीखता है, तो स्वाभाविक है अपने गलतियों को ढूंढना, देखना और उससे सीखना। इसी को क्या कहा गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के द्वारा थॉर्नडाइक के द्वारा क्या बताया गया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि जब हम किसी काम को करते हैं तो पहली बार में नहीं सीख जाते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं तो पहली बार में नहीं सीख जाते हैं, बल्कि कई बार हमें प्रयास करना पड़ता है। और जब हम कई बार प्रयास करते हैं तो उसमें हमसे क्या होती हैं? बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और उन त्रुटियों और गलतियों से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रशिक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रशिक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। और भी एक बात है जो कहा गया है कि अगर, जॉन डीवी ने कहा है, अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए भी।
सीखिए भी। कौन कह रहा है? जॉन डीवी कह रहे हैं, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा है कि अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चों को तो उनसे कुछ सीखिए भी। इसलिए हम प्रयास एवं त्रुटि से सीखते हैं, बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं। चलेंगे अगले की तरफ, और अगला होगा कि बचपन में कौन से चरण में सबसे अच्छी दोस्ती महत्वपूर्ण होती है। बचपन में कौन से चरण में सबसे अच्छी दोस्ती महत्वपूर्ण होती है? शिशु के चरण में, प्रारंभिक चरण में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरा बाल्यावस्था में। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि दोस्ती जो है वो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक चरण में होती है ना। ये वाली दोस्ती जो बाल्यावस्था की होती है इसे कहेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, है ना। इसी को दूसरे शब्दों में थार्नडाइक के, हरलॉक के शब्दों में बचपनावस्था कहते हैं। तो इसकी दोस्ती सबसे अच्छी होती है। अगले पे चलेंगे। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, सबसे बड़ा योगदान है ना। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। कौन से मनोवैज्ञानिक का? लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का। तो उन्होंने नहीं लिखा, मैं लिखूंगा। कि यहाँ पर ध्यान देना है कि जॉन डीवी का नाम याद रखेंगे, अभी आ रहा था, ठीक है। जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी किसके? प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं और उन्होंने, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर बल दिया। तो वो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक थे और उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। और प्रगतिशील शिक्षा के 2 तत्व बताए। प्रगतिशील शिक्षा के 2 तत्व बताए, ठीक है। कौन कौन सा? एक है त्रुटि और दूसरा है प्रयास, ठीक। तो हम प्रयास भी करते हैं, हम त्रुटि भी करते हैं, गलतियां करते हैं और सीखते हैं। थार्नडाइक ने भी ऐसा ही कहा और जॉन डीवी ने भी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में इस पर बल दिया है। चलेंगे अगले की तरफ, और नेक्स्ट होगा कि शिक्षा हर दरवाजे तक पहुँचे, इस कथन का क्या आशय है? शिक्षा हर दरवाजे तक पहुँचे, इस कथन का आशय है कि शिक्षा सस्ती हो, बच्चे, है ना, बच्चे घर पर ही पढ़ें और प्रत्येक परिवार शिक्षित हो और शिक्षा समाज के लोगों के लिए सुलभ हो। तो शिक्षा हर दरवाजे पहुँचे, इस कथन का सीधा सीधा आशय हो जाएगा कि शिक्षा, ठीक है, सबके लिए सुलभ हो, ठीक है। तो इस तरह से शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, ये शिक्षा हर दरवाजे पहुँचे, इसके संदर्भ में कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने आपके समक्ष रख के पेडागॉजी से रिलेटेड है, आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। बीच में कई वीडियो नहीं आए मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बीमार था, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। अब मेरे आगे के जो है कई वीडियोस फिर से मैं लेकर के आऊँगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे आपके सामने, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पर बात में से हम लोग बोल देते हैं, एक ट्रेडिशन चल गया है, इसलिए पसंद आने से ज़्यादा ये आपके लिए ज्ञानवर्धक है नहीं, ये देखने की बात है। तो मैं यही कहूँगा अपने शब्दों में कि उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक होगा और आप इसको, जो एक ट्रेडिशन इजी बन गया है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर कमेंट्स भी करेंगे। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और कोई दूसरे तरह का वीडियो आप चाहते हैं, तो आप हमें शेयर करें अपनी बात को, अपने विचारों को। हम उस पर ध्यान देंगे, एक नया वीडियो आपके द्वारा सुझाए गए सुझाव पर हम लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।